नमस्कार। आज हम आप लोगों को मालवा चित्रकला शैली के बारे में बताएंगे, क्योंकि टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम चाहे जब अपडेट पूरा हो जाए तो आप लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा हम छोटा छोटा जो है बना के डाल दें। क्रमवार आप लोग देखते रहेंगे, एक आपका रिवीजन हो जाएगा, एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। जो हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं ये सब एनसीईआरटी बेस पुस्तक से लिया गया है। तो आइए देखते हैं मालवा चित्रकला शैली। मालवा शैली 16वीं 17वीं शताब्दी में फली फूली और यह शैली हिंदू राजपूत दरबार का प्रतिनिधित्व करती है। इसकी द्विआयामी सपाट एवं सरल भाषा, जैन पांडुलिपियों से 485 का पांडुलिपि चित्रों की शैलीगत विकास की पूर्णता की परिणत है। राजस्थानी शैली की उत्पत्ति एवं विकास एक निश्चित प्रादेशिक भूभाग और उनके शासकों के संरक्षण में हुई। वहीं इसके विपरीत मालवा शैली किसी एक निश्चित क्षेत्र में उत्पन्न नहीं हुई और यह मध्य भारत के बड़े भूभाग में फैली थी। वहाँ यह छिटपुट रूप में मांडू, नुसरतगढ़ और नरसिंह शहर में व्यक्त हुई। कुछ प्रारंभिक तिथि समूह में अमृत शतक को काव्यात्मक रूप से चित्रित किया जाता है, जिसका समय 1652 ईस्वी माधव दास द्वारा 1680 में नरसिंह शहर में राग मेघा चित्रकला को चित्रित किया गया। एक बड़ी संख्या में मालवा शैली के चित्र दतिया महल के संग्रह से प्राप्त होता है। अतः संकलित चित्र बुंदेलखंड को चित्रकला के केंद्र होने का समर्थन करते हैं, लेकिन दतिया महल के भित्ति चित्रों में मुगल प्रभाव चुनौती देते हैं, जो कागज पर बने चित्रों के एकदम विपरीत है, जो शैलीगत रूप से स्वदेशी एवं सादगीपूर्ण है। इस शैली में राजकीय संरक्षकों एवं छवि चित्रण का पूर्ण अभाव इस अवधारणा का प्रमाण है। दतिया के राजाओं ने इन चित्रों को घुमंतु कलाकारों से खरीदा होगा, जिन्होंने जन सामान्य में प्रचलित विषयों रामायण, भागवत पुराण, अमृत शतक, रसिक प्रिया, रागमाला और 12 मासा आदि पर चित्रित किए गए हैं। राग मेघा का ये देखिए आप लोगों के सामने जो है एक चित्र, जिसको माधव दास मालवा 1680 में बनाया गया रहा होगा, राष्ट्रीय संग्रहालय या नई दिल्ली में सुरक्षित। राग मेघा 16वीं शताब्दी में दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी और लाहौर के दरबार का मुगल शैली पर प्रभाव बढ़ता गया। प्रांतीय मुगल शैली देश के अनेक भागों में काफ़ी समृद्ध अवस्था में थी। ये मुगल शासन के अंतर्गत तो आते थे, लेकिन शासन कार्य मुगल सम्राटों द्वारा नियुक्त शक्तिशाली एवं संपन्न अधिकारी द्वारा संचालित होता था। ऐसे स्थानों पर मुगल शैली और विशिष्ट स्थानीय तत्वों से युक्त एक अलग चित्रकला शैली प्रचलित हुई। दक्कन शैली अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और हैदराबाद जैसे केंद्र में विकसित हुई। इसके बाद 17वीं एवं 18वीं शताब्दी में पहाड़ी शैली प्रकाश में आती है। अगला है आपका मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली एक प्रकार से आप कह सकते हैं राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है, जहाँ से हमें चित्रकला की एक सतत शैलीगत परंपरागत देखने को मिलती है। 17वीं शताब्दी के पूर्व से स्पष्ट स्वदेशी शैली करण सिंह मुगल दरबार से संपर्क के कारण अनुवर्ती, परिष्कृत एवं उत्कृष्ट शैली के रूप में सामने आई। मुगलों के साथ लंबे युद्ध के कारण मेवाड़ शैली के प्रारंभिक चित्र नष्ट हो गए। मेवाड़ शैली की उत्पत्ति सामान्यतः 1650 ईस्वी में निसारुद्दीन द्वारा चुनार में चित्रित रागमाला चित्रों से मानी जाती है। इन चित्रों के अंतिम पृष्ठ पर दिए विवरण द्वारा उक्त महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। इससे इसके दृश्यगत सौंदर्य का पता चलता है। इसकी 17वीं शताब्दी चित्रकला शैली से काफ़ी समानता है, जिसे हम चित्रों के प्रत्यक्ष उपागम, सरल संयोजन, छिटपुट अलंकारिक विवरण और चटक रंगों के रूप में देख सकते हैं। राजा जगत सिंह के शासनकाल क्या है, 1928 से 1952 में चित्रों में परिष्कार पाया। यह परिष्कार प्रतिभा संपन्न कलाकारों साहेबदीन और मनोहर के कारण आया, जिन्होंने चित्रकला को जीवंतता प्रदान की और मेवाड़ी चित्रकला की परिभाषा गढ़ी। साहेबदीन ने रागमाला, रसिक प्रिया, भागवत पुराण और रामायण के युद्धकांड का चित्रण किया।
शहाबुद्दीन ने रागमाला, रसिक प्रिया, भागवत पुराण और रामायण युद्ध का चित्रण किया, जिसके एक पृष्ठ का विवरण यहाँ दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह गुप्ती का शिकार करते हुए ये जो है मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम आर्ट ऑफ न्यूयॉर्क में। एक दूसरा है जो ये आपको सामने आ रहा है, रामायण का युद्ध शहाबुद्दीन द्वारा बनाया गया, चित्रित किया गया है, जो मेवाड़ में 1652 इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में सुरक्षित है। आप लोगों को देखिए एकदम लेटेस्ट जो है ये चित्र देखने से आप लोगों को धीरे धीरे जो है याद रहेगा। चित्र देखने से रामायण का बालकांड जगन्नाथ एवं अन्य विशिष्ट प्रतिभाशाली कलाकार थे, जिन्होंने 1719 ईस्वी में बिहारी ससाई नामक चित्रावली चित्रित की, जो मेवाड़ चित्रकला शैली के लिए एक अमूल्य योगदान है। अन्य ग्रंथ जैसे हरिवंश, सूरसागर आदि 17वीं शताब्दी की अंतिम तिमाही में सचित्र तैयार कराए गए। विलक्षण एवं दक्ष चित्रकार शहाबुद्दीन द्वारा चित्रित रामायण युद्ध कांड का एक अध्याय है। यह सामान्यतः 1652 ईस्वी तक जगत सिंह रामायण के नाम से जानी जाती है। इस चित्र में शहाबुद्दीन ने एक नवीन चित्रमय युक्त संयोजन तिर्यक रेखी परिप्रेक्ष्य से प्रस्तुत किया, जिसका प्रयोग उन्होंने युद्ध की विभीषिका दिखाने के लिए किया। अनेक वर्णनात्मक तकनीकों का प्रयोग करते हुए कलाकार ने कभी एक से अधिक कथाओं को एक ही पृष्ठ पर चित्रित के रूप में एक कथा को अलग अलग पृष्ठों पर अंकित किया। इस चित्र में युद्ध के समय प्रयुक्त इंद्रजीत के मायावी युद्ध कौशल एवं जादुई हथियारों को चित्रित किया गया है। 18वीं शताब्दी में चित्रकला का विषय साहित्य से दरबारी क्रियाकलापों एवं शाही मनोरंजन की ओर क्रमशः स्थानांतरित हो गया। मेवाड़ के कलाकारों ने सामान्यतः चटक रंगों का प्रयोग किया। मेवाड़ के कलाकारों ने सामान्यतः चटक रंगों का प्रयोग किया। पूछा जाता है अक्सर प्रश्न, मेवाड़ के कलाकारों ने कैसे रंगों का प्रयोग किया, तो आप याद रखिएगा चटक रंगों का प्रयोग किया, जिसमें लाल एवं पीले रंगों की प्रधानता थी। जिसमें लाल एवं पीले रंगों की प्रधानता थी। अक्सर ये पीजीटी में पूछा जाता है, प्रश्न कई बार आया है। मेवाड़ के कलाकारों ने किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया, तो आप क्या लिखेंगे चटक रंग होगा। और सबसे ज़्यादा प्रधानता किस रंग की थी, तो लाल एवं पीले रंगों की प्रधानता थी। आप लोगों के आंसर में देना। अभी चित्र आपके सामने आया, श्रीनाथ जी के रूप में कृष्ण शरद पूर्णिमा के त्यौहार मनाते हैं नाथ द्वारा। 1800 राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। तो 17वीं शताब्दी के अंत में नाथ द्वारा जो उदयपुर के समीप है और वैष्णव धर्म का गढ़ था, चित्रशाला के रूप में परिवर्तित हो गया। विभिन्न त्योहारों के अवसरों पर भगवान श्रीनाथ जी के बड़े बड़े चित्र कपड़े पर चित्रित हुए, जिन्हें पिछवाई कहा जाता था। श्रीनाथ जी के जो बनाए जाते थे चित्र या मूर्ति, उसके पीछे जो कपड़े पर चित्रित किया जाता था उसको पिछवाई बोलते थे, पिछवाई कहा जाता है। पिछवाई कला कर सकते हैं, पिछवाई कर सकते हैं। इसको भी कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें और समझें। अब आइए आगे चलते हैं। 18वीं शताब्दी में मेवाड़ चित्रकला का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष एवं दरबारी होने लगा। कैसा होने लगा? 18वीं शताब्दी में मेवाड़ चित्रकला का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष एवं दरबारी होने लगा। अब न केवल छवि चित्रण में चित्रकला का अतिशय उदय हो, बल्कि बृहदाकार एवं आकर्षक दरबारी दृश्यों, शिकार के अभियान, उत्सव, अंतःपुर के दृश्य, खेल जैसे विशेष लोकप्रिय होते। एक पृष्ठ महाराजा जगत सिंह गुप्ती 1734 से 1752 कार्यकाल को चित्रित करता है, जिसमें वे बाज व शिकार करने के लिए जाते हुए देश का भ्रमण कर रहे हैं। परिदृश्य का अंकन तिर्यक रूप में हुआ है, जिसमें क्षितिज या पीछे भाग का तिर्यक रूप में ऊपर उठता हुआ संयोजित है। परिणाम स्वरूप अग्रभाग से हमें अनंत परिदृश्य दिखाई पड़ता है। दृश्य की प्रासंगिकता घटना की जटिलता में निहित है, जिसका उद्देश्य घटना को विस्तृत रूप से दिखाना है। बूंदी चित्रकला शैली। अब अगला क्या है? बूंदी चित्रकला शैली। बूंदी में 17वीं शताब्दी में एक बहुत सृजनात्मक एवं विशिष्ट चित्रकला शैली का विकास हुआ, जो अपनी उत्तम रंग योजना और उत्कृष्ट औपचारिक विकल्प के लिए उल्लेखनीय है। बूंदी रागमाला को इस शैली की आरंभिक और विकासशील चित्रकला माना जाता है, जिसका चित्रण चुनार में हाड़ा राजपूत शासक भोज सिंह के शासनकाल में। तो
राजपूत शासक भोज सिंह का कार्यकाल क्या था? 1585 से 1660 ईस्वी। राजपूत शासक भोज सिंह का कार्यकाल क्या था? 1585 से 1660 ईस्वी। बूंदी शैली का विकास विशेष रूप से यहाँ के दो शासकों के संरक्षण में हुआ। राव 76 साल, जिन्हें मुगल शासक शाहजहां ने दिल्ली का वजीर नियुक्त किया था। इन्होंने दक्कन विजय महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दूसरे उनके पुत्र राव भावो सिंह, जो एक उत्साही और भौगोलिक संरक्षक थे। इनके अनेक छवि चित्र बनाए गए, साथ ही इनके अनेक तिथियुक्त चित्र भी मिलते हैं। इनके उत्तराधिकारी राजा अनिरुद्ध सिंह के समय में भी इस शैली में रचनात्मक विकास हुआ। बुद्ध सिंह, जिनकी दाढ़ी मूंछ युक्त छवि कई चित्रों में दिखाई देती है, उन्होंने भी इस विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अनेक राजनैतिक विवादों और 4 बार पदच्युत होने के बावजूद चित्रकला के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। राजा बुद्ध सिंह के पुत्र उमेश सिंह, कार्यकाल 1749 से 1771 के लंबे शासनकाल में चित्रण कार्य कुछ समय के लिए अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। उस समय के चित्रों में सूक्ष्म विवरण दिखाने की प्रवृत्ति काफी निखार और परिष्कृत रूप आ गया था। 18वीं शताब्दी में बूंदी चित्रकला में कुछ दक्षिणी सौंदर्य तत्व दिखाई पड़ते हैं, जैसे चटक, सजीव रंगों के प्रति प्रेम। उमेश सिंह के उत्तराधिकारी बिसेन सिंह 1771 से 1821 ईस्वी ने बूंदी पर 48 वर्षों तक शासन किया। वे एक महान कला पारखी थे। उन्होंने शिकार का बहुत शौक था और उन्हें अक्सर जंगली पशुओं का शिकार और उन पर विजय प्राप्त करते हुए चित्रित किया गया है। उत्तराधिकारी राम सिंह के समय में बूंदी महल को भित्ति चित्रों से अलंकृत किया गया था, जिनमें दरबारी जुलूस, शिकार के दृश्य और कृष्ण से संबंधित कथाओं का विशेष रूप से चित्रण हुआ है। राजमहल में अंकित भित्ति चित्र बूंदी चित्रकला के अंतिम चरण के सुंदरतम उदाहरण हैं। बूंदी और कोटा चित्रकला की एक प्रमुख विशेषता है सघन वनस्पतियों, सुरम्य भूदृश्य के साथ विविध पेड़ पौधों, जंगली जीवन, पशु पक्षियों, पहाड़ियों और झरनों का मनोहारी चित्रण। उनके साथ साथ जीवंत घुड़सवारों, हाथियों का बूंदी और कोटा दोनों शैलियों में अद्वितीय चित्रण हुआ है। बूंदी कलाकारी के स्त्री सौंदर्य के स्वयं के प्रतिमान थे, जैसे छोटी ठिकनी, कद काठी, गोल मुखाकृति, पीछे की ओर ढलुआ माथा, तीक्ष्ण नाक, पतली भू रेखा और पतले कमर आदि इनकी विशेषता थी। बूंदी शैली के प्रारंभिक चरणों में चित्रित रागमाला में फारसी में एक लेख है, जिसके अनुसार इसका चित्रण समय 1591 ईस्वी है। चित्रकारों का नाम शेख हसन, शेख अली और शेख हातिम है, जो स्वयं को मुगल दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद का शिष्य बताते हैं। वह चुनार, जो बनारस के पास स्थित है, उस चित्रकला के उद्भव का स्थान बताते हैं। यहाँ राव मौज सिंह और उनके पिता राव सुरजन सिंह एक महल का अनुरक्षण किया। वर्तमान में चुनार रागमाला चित्रों के कुछ ही पृष्ठ उपलब्ध हैं, जिसमें खंभावती, बिलावल, मालश्री, भैरवी, पटमंजरी, रागिनियाँ, कुछ अन्य चित्र सम्मिलित हैं। ये चित्र अक्सर पूछे जाते हैं। दीपक राग को रात्रि के समय अपनी प्रियतमा के साथ एक कक्ष में बैठे हुए चित्रित किया गया है, जो चार दीपों की ज्योत के पूर्ण प्रकाशमान है, जिनमें से 2 दीपों के आधार पर भाग नूतन ढंग से अलंकृत मानव आकृतियों के रूप में चित्रित किए गए हैं। आकाश असंख्य तारों से झिलमिल है। चंद्रमा का रंग पीला होता हुआ दिखाई गया है, जो इस बात का सूचक है कि इस युगल को एक साथ बैठे कई घंटे व्यतीत हो चुके हैं। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि महल को गुंबद के ऊपर के कलश पर बाहर की ओर आती हुई एक पट्टी है, जिस पर केवल दीपक राग लिखा हुआ है। इससे चित्र रचना की प्रक्रिया की सूचना मिलती है। प्रायः चित्र पूर्ण करके ही सुलेख को दिया जाता है। इस संदर्भ में कविता कभी लिखी नहीं गई और शीर्षक कलाकार के लिए संकेत होता था, उसे क्या चित्रित करना है। 12 मासा बूंदी चित्रकला का लोकप्रिय विषय है। जैसे कि पहले भी उल्लेख हुआ है कि 12 मासा महीनों का वातावरणीय विवरण है, जो केशव दास की पुस्तक कप्रिय के 10वें अध्याय का भाग है, जिसे ओडिशा की गणिका राय परवीन के लिए लिखा गया था। ये देखिए, एक आप लोगों के सामने चित्र है अश्विनी 12 मासा बूंदी शैली का, 17वीं शताब्दी। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय मुंबई में सुरक्षित है। आप लोगों के लिए हम चित्र इसलिए डाल के रखे हैं कि जिससे आप लोगों को
कॉन्सेप्ट क्लियर हो और समझ में आवे। इस प्रकार से उस समय जो है चित्रकारी करी जाती थी और चित्र देखकर पढ़ने से और सुनने से जल्दी याद हो जाता है। तो कोटा शैली हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तब तक कोटा चित्रकला शैली के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत पढ़कर और दोहराते रहिए। हम अगले वीडियो में आपको कोटा चित्रकला शैली के बारे में बताएंगे, जो एनसीईआरटी बेस है। अक्सर इस प्रश्न पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी बेस ही मुख्य है। कहीं कोई क्वेश्चन क्लेम आता है तो एनसीईआरटी बेस को ही मानकर उसको सही माना जाता है। तो धन्यवाद मित्रों, आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। इसको बंद